डियर स्टूडेंट्स, बियॉन्ड इरोडो सीरीज के अंदर हम लोग एक बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग प्रॉब्लम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। सेम प्रॉब्लम को अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक चैलेंज की तरह भी पोस्ट किया था अपनी चैनल पे। तो मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है? टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12. String touches a fixed smooth pulley at its midpoint initially. Shaded parts are two smooth vertical walls. Block A is given a speed v naught perpendicular to the string as shown in the diagram. B strikes the pulley and stops. Pulley and blocks are small. ठीक है, तो ये सिचुएशन हमको दी हुई है डायग्राम में। सब कुछ जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। कई बार बच्चे इसके अंदर गलती ये करते हैं कि वो इसको वर्टिकल प्लेन में मान लेते हैं और ग्रेविटी का इफेक्ट ले लेते हैं। इसको आप ऐसा मानिए कि सब कुछ एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि टेबल पे रखा हुआ है और टेबल के ऊपर हो रहा है मोशन। तो कोई भी ग्रेविटी का इसमें रोल नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटी या फिर ये सब चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना क्या क्या है। हमको प्राइमरली तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ ब्लॉक बी व्हेन इट हिट्स द पुली। ऑप्शन बी के अंदर भी यही पूछा जा रहा है, डिफरेंट डेटा दिया हुआ है। स्पीड ऑफ ए व्हेन बी हिट्स द पुली एंड स्पीड ऑफ ए व्हेन इट हिट्स द वॉल। इसके अंदर बी जो है वो पुली के पास में जाने के बाद में रुक जाता है और ए जो है वो वॉल को करेगा कभी आगे जा करके, है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर कि ब्लॉक ए जब वॉल को हिट करेगा तो वॉल को हिट करने के इमीडिएटली पहले उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और जब बी पुली को हिट कर रहा होगा तब ब्लॉक बी की स्पीड क्या होगी, और जब बी पुली को हिट करेगा उस समय ब्लॉक ए की स्पीड क्या होगी। ये सब चीजें हमसे ऑप्शन में पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई कर लें। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आप सब लोगों ने इसको अच्छे से ट्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा एडवांस प्रॉब्लम है ये। बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको इसका जो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है इसके अंदर कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि एक बहुत ही डीपली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे आएंगे। पहले इसकी फिजिक्स डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है पॉइंट कि ए और बी में से कौन सा किसका मोशन पहले एंड हो जाएगा। मतलब ये है, क्या बी जो है वो पहले जाकर के पुली को टकराएगा या फिर ए पहले जाकर के वॉल को टकरा जाएगा। इसमें से क्या चीज पहले होगी ये हम देखना चाहते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, द मोशन ऑफ विच ब्लॉक विल एंड फर्स्ट, ए और बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे हमने ए को बना लिया इस तरीके से। तो कुछ ऐसे दिखेगा, बी थोड़ा आगे बढ़ रहा होगा, ए कहीं किसी थीटा एंगल पे आ गया होगा वर्टिकल से, है ना। कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी। अब अगर अपन दोनों के ऊपर टेंशन फोर्स देखें तो बी के ऊपर तो राइट डायरेक्शन में टी फोर्स लग रहा होगा और ए के ऊपर ऐसे एंगल पे टी फोर्स लग रहा होगा। इसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर अपन इस बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस देखें, मतलब ए और बी के ऊपर इंडिविजुअली हम हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस देखें, तो बी के ऊपर फोर्स लग रहा है टी राइट डायरेक्शन में, ए के ऊपर फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा लेफ्ट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टी जो है वो टी साइन थीटा से डेफिनेटली बड़ा ही होगा। यानी कि बी का एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल में वो ए के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। और हॉरिजॉन्टल में जो दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम ही होगा। बी हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस होगा, देखो यहाँ पे हम देखते हैं बी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में होगा एल, और ए का भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल में एल ही होगा। अगर आप केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखें तो दोनों ए और बी का जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में वो सेम है, लेकिन बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है क्योंकि बी के ऊपर नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज्यादा है। ए के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स है वो केवल टी साइन थीटा है और बी के ऊपर टी है, और टी विल बी ग्रेटर देन टी साइन थीटा। यानी कि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी कि बी पहले हिट कर जाएगा बॉल ये पुली को, और तब तक ए जो है वो हवा में ही होगा, वो अभी बॉल को हिट नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि कौन पहले हिट करेगा किसी मतलब पुली को या बॉल को, है ना। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, देखिए। ब्लॉक बी विल हिट द पुली फर्स्ट बिफोर ब्लॉक ए हिट्स द बॉल बिकॉज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द फोर्स ऑन बी इज ग्रेटर देन ए। बी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में, डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर होने वाला है हॉरिजॉन्टल में, तो बी को कम टाइम लगेगा, तो बी पहले हिट कर जाएगा पुली को, इससे पहले कि ए बॉल को हिट करे। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पूरे मोशन के दौरान। विल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन रिमेन्स कंजर्व।
क्या सिस्टम का मोमेंटम एक्स और वाई में कंजर्व रहेगा? इसको हम एनालाइज करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं रहेगा। इसका सिस्टम का मोमेंटम एक्स और वाई डायरेक्शन में कंजर्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो देखो इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अगर आप ब्लॉक बी और ब्लॉक ए को कंसीडर करो, तो इनके ऊपर दोनों पे मिला के एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। एक पे टी है, एक पे टी साइन थीटा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। और अगर हमें पता है नेट फोर्स जीरो ना हो तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। मोमेंटम केवल तभी कंजर्व रहता है जब नेट फोर्स जीरो हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ पे एक्स में तो नेट फोर्स जीरो ही नहीं आ रहा, तो यानी कि एक्स में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। वाई के अंदर भी ये टी कॉस थीटा आ रहा है, और कोई बैलेंस करने वाला फोर्स भी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो नहीं है। यानी कि वाई में भी मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ना एक्स में मोमेंटम कंजर्व है ना वाई में मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है। इन वाई डायरेक्शन देर इज अनबैलेंस्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन, फोर्स ऑन द सिस्टम इज नॉन जीरो, क्योंकि टी इज ग्रेटर देन टी साइन थीटा है। ठीक है, तो ना एक्स में मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना वाई में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर हम क्या कंसेप्चुअल आइडियाज यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग इसके अंदर क्या फिजिक्स लगाएंगे अगर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग रहा है ना, और सिस्टम का मोशन कैसा हो रहा है ये सब हमको क्लियर हो गया, तो हम क्या इसके अंदर आइडियाज लगा सकते हैं। तो पहला जो आइडिया इसमें लगाया जा सकता है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, और सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस भी नहीं है जो एनर्जी इसको दे दें या ले जाएं। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी इस केस में, तो यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अक्सर बच्चों को क्लिक नहीं करता। इसके अंदर एनर्जी की इक्वेशन तो फिर भी वो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन उनको अ, दूसरी इक्वेशन उनको नहीं मिल पाती। और दूसरी इक्वेशन आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। और ये जो पॉइंट ओ है पुली के ऊपर जहां पे से स्ट्रिंग पास हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो है सिस्टम के ऊपर वो जीरो है। क्योंकि देखो, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर केवल एक एक ही फोर्स है जो कि टेंशन का फोर्स है। नॉर्मल और एमजी तो कैंसिल हो रहे होंगे, तो उनका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, है ना। और टेंशन का जो फोर्स है वो ओ पॉइंट से ही पास हो रहा है दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। देखो यहाँ पे भी हम टेंशन को ड्रॉ कर देते हैं। तो जो बी ब्लॉक पे टेंशन लग रही है वो ओ से पास हो रही है, ए ब्लॉक पे जो टेंशन लग रही है वो भी ओ से पास हो रही है। यानी कि ओ पॉइंट के अबाउट टेंशन का भी टॉर्क जीरो हो गया, और किसी फोर्स का टॉर्क ही नहीं है, बाकी सब बैलेंस्ड फोर्सेज हैं, उनके टॉर्क भी जीरो आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिस्टम के ऊपर पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट कंजर्व रहे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पे पता लग गई। यहाँ से हमको सेकंड इक्वेशन मिलेगी। बच्चे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, उनके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस अवेलेबल नहीं होती उतनी। सेकंड इक्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। और एक बार आप ये दोनों आइडियाज पे बेस्ड इक्वेशन बना लेते हो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें इक्वेशंस कैसी बनेंगी। तो देखो, हमको ये तो पता ही है कि बी जो है वो पहले पुली को हिट कर चुका होगा, और तब ए जो होगा वो भी वॉल से दूर होगा, वॉल पे वो टकराया नहीं होगा। ये चीज हमने पॉइंट नंबर वन में डिस्कस की थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली इंस्टेंटेनियस सिचुएशन हम बना लेते हैं कि बी ने जो है वॉल को हिट कर लिया है, सॉरी पुली को हिट कर लिया है, और ए जो है वो कहीं हवा में है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब बी पुली को हिट करेगा, हिट करने के इमीडिएटली पहले उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से वो वीआर है। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक ए की भी रेडियल डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी कि बी की है स्ट्रिंग के अलोंग। स्ट्रिंग के अलोंग दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी हमेशा सेम होगी अगर वो बंधे हुए हैं तो। ये आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से जानते होगे, आपने कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ा होगा। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो आप मेरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट है जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बात काफी इंट्यूटिव है कि स्ट्रिंग के अलोंग ए और बी की वेलोसिटी बराबर होगी। तो बी की वेलोसिटी अगर स्ट्रिंग के अलोंग वी आर है, तो ए की भी वेलोसिटी जो होगी वो स्ट्रिंग के अलोंग वी आर ही रहेगी। तो इससे हमको क्या हुआ, ए की वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट मिल गया, इसलिए मैंने इसको वी आर लिखा है क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट है। प्लस ए के पास में एक ऐसा टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का। तो हमने यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों को अलग अलग यहाँ पे ए के लिए ड्रॉ कर रखा है। बी के पास में तो केवल एक ही कंपोनेंट होगा, तो उसको हमने वी आर के फॉर्म में दे रखा है। और स्ट्रिंग के लेंथ 12 दे रखी है, तो इसको हमने 12 लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में डायग्राम बन गया। अब हम इस डायग्राम जो इनिशियल स्टेट थी वहां से स्टार्ट करके इस डायग्राम तक पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या थी? इनिशियल स्टेट वो है जो क्वेश्चन में हमको दी हुई थी। ये इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियली बी जो है वो रेस्ट पे था, ए के पास में वेलोसिटी थी वी नॉट, और ए जो था वो पुली से एल दूरी पर था। तो ये डायग्राम को आप याद रखें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस डायग्राम का, क्योंकि ये आगे हमको यूज में आने वाला है, ये वाली इनिशियल कंडीशन।
ठीक है, अब देखो हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो ये है एक इंटरमीडिएट कंडीशन जब बी पुली को हिट कर गया है और ये ए जो है वो भी हवा में है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इनिशियल स्टेट से इस स्टेट तक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर कोई मोशन नहीं हुआ है तो कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज नहीं होगी। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे ये हमने लिख दी बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आर स्क्वायर, ये बी की काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम वी आर स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये बनेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो ये हमारे पास में एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी कंजर्व कर दी है सिस्टम की, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इसके अंदर आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाली एनर्जी जो है ये बी की है, ये वाली एनर्जी ए की है। ठीक है, ये मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ, क्योंकि टेंशन का जो टॉर्क है ओ के अबाउट जीरो है, और किसी दूसरे फोर्स का टॉर्क आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इनिशियल जो टॉर्क होगा बी का तो जीरो रहेगा, और ए का टॉर्क इनिशियली कितना था, एम वी नॉट इंटू एल। इसको आप इनिशियल कंडीशन जो थी उस डायग्राम से आप देख सकते हो। ए का टॉर्क कितना आएगा, पुली के ऊपर जो थ्रेड जा रहा है उस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस ओ पॉइंट के अबाउट, आप देख सकते हो उसकी वैल्यू आएगी सिंपली एम वी नॉट इंटू एल। तो इसलिए हमने वहां पे यही लिखा हुआ है। ये हो गया इनिशियल टॉर्क एंड दिस विल बी इक्वल टू फाइनल टॉर्क एट दिस कंडीशन, ये जो हमने इंटरमीडिएट कंडीशन इस पेज पे बना रखी है। अब वी आर के कारण तो कोई, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है, ये एम वी टी इंटू एल, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो था एम वी नॉट इंटू एल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी टी इंटू टू एल। वी आर के कारण तो कोई एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, है कि नहीं। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो केवल वीटी के कारण आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एम वी टी इंटू टू एल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब आप इन दोनों, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में केवल दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, वी आर वी टी है, तो हमारे पास में दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। सेकंड इक्वेशन से आपको दिख ही रहा है कि वी टी की वैल्यू वी नॉट बाई टू आ रही है। इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो आपको वी आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वी टी की वैल्यू हमारे पास में सिंपली वी नॉट बाई टू आ गई। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं तो आपके पास में वी आर की वैल्यू भी आ जाती है। तो देखो ये वी आर क्या चीज है, ये वी आर है बी की वेलोसिटी जब वो पुली से टकराएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन इट हिट्स द पुली, वो यही हो जाएगी रूट थ्री बाई एट इंटू वी नॉट। ये आप इक्वेशन सॉल्व करके देख लेना, जो यहाँ पे हमने इक्वेशंस बनाई है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास में यही वैल्यूज आएंगी। और ए की वेलोसिटी क्या होगी, ए की वेलोसिटी हमको पता है वी आर स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फाइव बाई एट मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप करके देख लेना, यही आंसर आएंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों तो वैलिडेट हो गए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस वैलिडेट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऑप्शन डी है जो कि अब हमको चेक करना है। ऑप्शन डी क्या था, देखो ऑप्शन डी के अंदर पूछा गया है स्पीड ऑफ ए व्हेन इट हिट्स द वॉल, जब ब्लॉक ए जब वॉल को हिट करेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए हम फंडामेंटल क्या लगा सकते हैं कि हम इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन जब ए दीवार को हिट कर रहा होगा उस कंडीशन तक हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि बी जब पुली से टकराया होगा तो उसके ऊपर कुछ इंपल्स अगर आया भी होगा पुली से टकराने पे, तो वो ओ पॉइंट से ही पास होगा, तो उसका कोई एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट नहीं होगा, तो सिस्टम का अभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे बुली बी जो है वो पुली से टकराया हो या नहीं टकराया हो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार और लगाएंगे। तो इसमें हमको निकालना है स्पीड ऑफ ए व्हेन इट हिट्स द बॉल। ए की स्पीड क्या होगी जब वो बॉल को टकराएगा, तो मान लेते हैं ए की स्पीड जो है वो वी ए डैश हो गई है जब वो बॉल को टकरा रहा है। तो उसमें कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी जैसे यहाँ पे आपको शो किया हुआ है ना। तो इवन आफ्टर बी हिट्स द पुली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, क्योंकि टेंशन का टॉर्क जीरो रहेगा, है ना। और अगर बी के ऊपर कुछ टॉर्क आता है पुली के टकराने के कारण, मतलब कुछ फोर्स आता है इम्पल्स पुली के टकराने के कारण, तो उस फोर्स का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा पॉइंट ओ के अबाउट, तो सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क अभी भी जीरो रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे वी डैश जो वेलोसिटी है ये वॉल के टकराने के इमीडिएटली पहले है, वॉल के टकराने के बाद में नहीं है। ठीक है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमको पता है ए का था एम वी नॉट इंटू एल, और ए का जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एम इंटू टू एल इंटू वी ए डैश। और आप इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली आपके पास में आंसर आ गया, वी ए डैश की वैल्यू वी नॉट बाय टू आ गई। और ये ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ए सी डी। ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था जैसा मैंने आपको बताया था पहले। तो
ये फाइनली इसके आंसर्स आ गए, ए सी डी। तो अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और हमने कितने सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स इस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। इस लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो आपको किसी भी हाई लेवल एग्जाम, चाहे वो आईआईटी हो या आईपीएचओ हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग और एक कंसेप्चुअल डेप्थ बहुत जरूरी है फिजिक्स में। कई बार मैंने देखा है बच्चे केवल ब्लाइंडली मैथमेटिकली क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, उससे आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं बनेगी। ठीक है, एक इमेजिनेशन और इंट्यूशन को बिल्डअप कीजिए। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन के भी कोट सुने होंगे, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिक, है ना। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप करता हूँ आपने इस प्रॉब्लम को एंजॉय किया होगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।